Good afternoon to everyone. हाँ, क्या पढ़ा था? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, राइट? डिफरेंट ऑर्बिटल्स मतलब डिफरेंट ऑर्बिटल्स का मतलब यह हुआ कि अगर मैं बोलता हूं कहीं पे p3 हाइब्रिडाइजेशन है, p3, तो आप क्या बोलोगे? p3 हो सकता है क्या? क्यों? क्योंकि डिफरेंट होने चाहिए, तो मतलब या तो एस तो होना ही चाहिए, या तो sp sp2 sp3 sp3d, एस तो मतलब दो तो होने ही चाहिए। एक टाइप के ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, अपन ने कितने पॉइंट लिख लिए थे? 5। 6 पॉइंट है इसके अंदर। आ गया था ना कल समझ में? पक्का? देखो, अगर हमें कहीं पर भी कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि इसके अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म बाय सेंट्रल एटम, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रोसेस किसके लिए होती है? सेंट्रल एटम के लिए, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। इससे हम किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, देखना इधर ध्यान से। अगर इस फॉर्मूले से वैल्यू आपके पास में आई 2, कितनी आई? 2। 2 का मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने पार्टिसिपेट करेंगे? 2। और 2 पार्टिसिपेट करेंगे तो एक तो होगा s, एक होगा p, तो इसको क्या बोलेंगे? sp। अगर इससे वैल्यू आई 3, तो 3 का मतलब टोटल 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक तो होगा s और p कितने हुए? 2, तो टोटल कितने हो गए? 3। अगर मान लीजिए 4 आई तो sp3, एक s 3p। अगर 5 आई sp4, तो sp3 है ना। 4 तो ये हो गए, और नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा होगा? d। और अगर मान लीजिए 6 आया तो sp3d2, और अगर 7 आया देन sp3d3। बात आई समझ में? अब जैसे मैं यहां पे एक क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने यहां पे लिखा NH3। NH3 के अंदर हमें मालूम करना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा किसका होता है? सेंट्रल एटम का। और सेंट्रल एटम कौन है? NH3 का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो NH3 का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। कैसा बनता है? ऐसा बनता है। और ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो इसके अंदर नाइट्रोजन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 1 सिग्मा, जो भी सिंगल बॉन्ड होगा सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो 3 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितना है? 1, तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, दोनों का सम कितना आया? 4। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय सेंट्रल एटम, यानी नाइट्रोजन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर? 1, दोनों का सम कितना हुआ? 4। 4 हुआ तो 4 का मतलब sp3, यानी नाइट्रोजन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। आई क्या बात समझ में? पक्का? एक और एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं। स्ट्रक्चर सबको बनाने आते ही है, तो बस स्ट्रक्चर बनाओ, आंसर लाओ। चलो एक और एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं, जैसे मैंने लिखा PF5, सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, कितने इलेक्ट्रॉन? 5, 1 2 3 4 5। साइड एटम फ्लोरीन, फ्लोरीन है, और साइड एटम फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन कौन सा बॉन्ड बनाता है? और सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो फ्लोरीन से हमने क्या बनवा दिया? सिंगल बॉन्ड। अब अगर आपको कैलकुलेट करना है कि फास्फोरस के पास कितने लोन पेयर होंगे? 0, 0 होंगे। कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4 5, तो 5 तो हो गए सिग्मा, 0 हो गए लोन पेयर, दोनों का सम कितना आया? 5। 5 का मतलब sp3d। बात आई समझ में? पक्का? कर सकते हैं कैलकुलेट? तो ये लिखो, फिर अगले तुम्हें कैलकुलेट करना है।
चलो डन। तो ट्राई करो फिर एक एग्जांपल। SF4 आंसर कोई नहीं बोलेगा। हाँ आप बताओ। sp3d। sp3 वो क्या करते हैं अपन जैसे पहले करते थे ना, अरे फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बना के ऐसे ऐसे अटैच कर दो, बाकी उसके इलेक्ट्रॉन कौन काउंट करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास में। सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6। और साइड एटम कौन है? फ्लोरीन। कितने हैं? 1 2 3 4। अब फ्लोरीन कौन सा बनाता है? सिंगल 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 सिंगल, और ये क्या बच गया? लोन पे। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4। 4 तो हो गए सिग्मा, और एक क्या हो गया? लोन पे। दोनों का सम कितना आया? 5। 5 का मतलब sp3d। ठीक है, चलो फिर वन मोर। SF2। पहले लिख ले उसको, एग्जाम्पल लिख ले, पहले स्ट्रक्चर भी बना ले। sp3 किसका है? sp3 तो आएगा। सेंट्रल एटम सल्फर है, कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6। साइड एटम कौन है? फ्लोरीन। और फ्लोरीन है तो कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। और ये बचे हुए क्या हो गए? लोन पेयर। तो सल्फर के पास 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और लोन पेयर भी कितने हो गए? 2 लोन पेयर। दोनों का सम 4। 4 का मतलब sp3। बात है ना इधर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। SO4-2 आंसर कोई नहीं बताएगा। SO4-2। लोन पेयर कितने हैं तेरे? 3 लिखा तूने तो लोन पेयर। sp3 पक्का। SO4-2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो SO4-2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसा होगा। ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। यहां पर कोई लोन पेयर, तो लोन पेयर तो हो गई 0, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। ओनली सिग्मा बॉन्ड ही कैलकुलेट करने हैं, ओनली। क्योंकि फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4। जहां पे भी डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा एक पाई होगा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे टोटल। और लोन पेयर कितने हैं? 0। तो लोन पेयर तो हो गए 0। 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, दोनों का सम कितना है? 4। 4 का मतलब sp3। बात आई समझ में? चलो नेक्स्ट एग्जांपल CO2। है sp आ रहा है पक्का सभी का। तो CO2 सेंट्रल एटम है, कार्बन कार्बन, और साइड एटम है ऑक्सीजन। ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका, और ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तो कार्बन के पास लोन पेयर तो नहीं होंगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा और 0 लोन पेयर। सम कितना आया? 2। 2 का मतलब sp। आई के बात समझ में? तो कर सकते हैं क्वेश्चंस।
अगर किसी को स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आ रही हो तो फिर मैं ट्रिक बताऊं, और नहीं आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका बनाना अब, XeO2F2। क्या बनाओ? मैंने तुम्हें एक लाइन पहले बोली थी कि जिनोन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना सकता है, बना सकता है। अब जिनोन के जो कंपाउंड यहां पर दिया हुआ है उसमें ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है, मतलब कंपाउंड तो बनेगा, बनेगा। अब बनेगा तो सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है जैसा हम स्ट्रक्चर बनाने में फॉलो करते हैं। 8 होंगे ना? है sp3d पक्का? चलो देखते हैं। सेंट्रल एटम है जिनोन, और जिनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो 8 होते हैं, तो हमने भी कितने बना दिए? 8 बना दिए, 8। और 8 बनाने के बाद में साइड एटम कौन कौन है? 2 तो ऑक्सीजन है और 2 फ्लोरीन है, और कोई चार्ज। तो यहां पर मैंने लिखा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया? फ्लोरीन, और ये हो गया फ्लोरीन। अब ऑक्सीजन तो क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। ये भी क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। ये क्या बनाएंगे? सिंगल सिंगल, और ये क्या हो गया? लोन पे। तो अगर कैलकुलेट करना है तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड, और 1 हो गया लोन पेयर। दोनों का सम है 5, 5 का मतलब sp3d। आई बात समझ में? चलो तो फिर नेक्स्ट, XeF4। हाँ कैसे भी बना, बस अभी आज के लेक्चर में पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कैसे बनाना है। XeF4 है ना? क्या आया? sp3 पक्का? चलो देख लेते हैं। जिनोन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। तो ये हमने बना दिए 8 इलेक्ट्रॉन। साइड एटम कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो फ्लोरीन ने बना दिया यहां पर सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद में ये क्या बच गए? लोन पे, राइट? तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर 2। तो 4 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, सम कितना आया? 6। 6 का मतलब sp3d2, राइट? चलो XeOF4। सेम होगा? पक्का? चलो चेक कर लेते हैं। XE कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और फ्लोरीन है तो फ्लोरीन क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। और फ्लोरीन ने बना दिया सिंगल बॉन्ड, और इधर मैंने अटैच कर दिया ऑक्सीजन, और इधर क्या आ गया? लोन पे। ऐसा ही बना स्ट्रक्चर। और ऐसा ही बना तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा। तो 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, दोनों का सम कितना हुआ? 6। 6 का मतलब sp3d2। क्लियर है बात? कोई डाउट? तो ऐसे ही कर सकते हो ना, फिर ट्रिक की कहां जरूरत पड़ रही? ऐसे ही बन रहे हैं ना स्ट्रक्चर, तो कहां जरूरत आ रही है ट्रिक की? बस। क्या? ये बताओ फाइनली, कितने लोग ट्रिक जानने के फेवर में हैं?
चलो फिर देखो, जानने के फेवर में है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर से भी देखना आ गया कि क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, क्या नहीं होगा, ठीक है। ट्रिक से भी जान लेते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर आपको जो अच्छा लगे वो आप कर लेना, ठीक है। ठीक है, पक्का। चलो देखना अब इधर। ट्रिक, हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करना है। अभी ट्रिक से तो फिर क्या तुम देखते आंसर निकाल दोगे। चलो देखना, हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने की एक ट्रिक होती है, और ट्रिक क्या होती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ साइड एटम, नंबर ऑफ साइड एटम, प्लस माइनस सी डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हें देखने में टफ लगेगा, लेकिन है बहुत इजी। चलो देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा CH4, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है, कोई मत बोलना अभी। सेंट्रल एटम कार्बन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम 4, प्लस नंबर ऑफ साइड एटम, नंबर ऑफ साइड एटम 4। क्या इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है, तो यहां पर हमने लिख दिया 0 डिवाइड बाई 2, कितना आया 4, 4 का मतलब sp3। अभी खत्म नहीं हुई है ट्रिक। चलो नेक्स्ट। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एग्जांपल लिया, जैसे मान लो हमने लिया XeF2, राइट। सेंट्रल एटम जिनोन, जिनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 8, नंबर ऑफ साइड एटम, कोई चार्ज, डिवाइड बाई कितना आया 5, 5 का मतलब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत बोलने लग गए तो आजकल। चलो नेक्स्ट देखना इधर ध्यान से, इसमें कुछ ट्विस्ट आएंगे, धीरे धीरे ट्विस्ट आते जाएंगे। जैसे कितना इजी लगा ये, है ना। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने PF5 का किया था, तो PF5 का करना है फटाफट से। सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, है ना, फॉस्फोरस कितने कितने 5, नंबर ऑफ साइड एटम, कोई चार्ज, डिवाइड बाई कितना आया 5 का मतलब sp3d, सिंपल है। डेसिमल अभी आगे के, सभी आगे के। अभी अभी मैंने क्या बोला, धीरे धीरे ट्विस्ट आएंगे, पर तुम्हारे क्या है कि पहले ही पूछने की लग जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ आया CH3+, क्या लिखा हुआ आ गया CH3+, इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम यही प्रोसीजर चलेगा। सेंट्रल एटम कार्बन, कार्बन, सेंट्रल एटम कार्बन है तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 4, नंबर ऑफ साइड एटम कितने हैं 3, चार्ज कितना है +1, चार्ज कितना है +1। तो अगर इसके ऊपर +1 होगा, अगर इसके ऊपर क्या होगा +1, तो फॉर्मूले के अंदर -1 कर देंगे। और अगर यहां पर -1 है तो फॉर्मूले के अंदर +1 कर देंगे। जो भी चार्ज होगा उसका अपोजिट करना है। तो 4 + 3 -1 डिवाइड बाई 2 कितना है 3, 3 का मतलब sp2, राइट। अगर इसमें कैलकुलेट करना है तो सेंट्रल एटम कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन 4, साइड एटम 3, चार्ज कितना है -1, और -1 है तो क्या कर देंगे +1 डिवाइड बाई कितना आया 4, 4 का मतलब sp3। आई क्या बात समझ में, पक्का। तो कौन सा सही रहेगा,
अरे रुक जा यार, अभी सभी पे आ रहे हैं। मैंने क्या बोला, अभी धीरे धीरे ट्विस्ट आएंगे। चलो, जैसे हमें कैलकुलेट करना है XeF6 का, बोलो जल्दी। कितने? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, साइड एटम डिवाइड बाई कितना? 7 का मतलब sp3d3। तो ऐसे कर सकते हैं आप। जैसे मान लो एक और एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं, मैं इन सबको नोट करके लिखवा दूंगा आपको। जैसे एक एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं SO4-2, ठीक है। अब इसका हमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। तो सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन? चार्ज कितना है? चार्ज कितना है? और -2 है, तो यहां पर क्या कर देंगे? +2 डिवाइड बाई 2। कितना कितना आया? 4। 4 का मतलब sp3। 4 का मतलब sp3। अब सुनो मेरी बात। अरे मेरे को मालूम है रे यार, मेरी बात सुनो। अगर साइड एटम ऑक्सीजन होता है, अगर साइड एटम ऑक्सीजन होता है, तो उसे साइड एटम कंसीडर नहीं करते। अगर साइड एटम ऑक्सीजन होगा तो उसे साइड एटम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक। अब जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर। जैसे मैंने यहां पे लिखा CO2, सेंट्रल एटम कार्बन, कितने इलेक्ट्रॉन? 4। साइड एटम कौन है? तो ऑक्सीजन साइड एटम है, तो इसे साइड एटम कंसीडर, यानी डायरेक्टली 4/2। कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। कितना आया? 2। 2 का मतलब sp। आई क्या बात समझ में? अगर मान लीजिए मैंने लिखा PO4-3, तो सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, कितने इलेक्ट्रॉन? 5। साइड एटम कौन है? ऑक्सीजन, और साइड एटम ऑक्सीजन तो कंसिडर, और चार्ज कितना है? -3। तो यहां पर क्या कर देंगे? +3 डिवाइड बाई 2। 4। 4 का मतलब sp3। आई क्या बात समझ में? जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने लिखा CO3-2, वही सेम केस। सेंट्रल एटम कार्बन है, कितने इलेक्ट्रॉन? 4। साइड एटम ऑक्सीजन है, तो उसको कंसिडर, और चार्ज है -2, तो यहां पर +2 डिवाइड बाई 2। 3। 3 का मतलब sp2, राइट। अब जैसे लोन पेयर भी कैलकुलेट करने हैं, तो वो भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। देखो कैसे। जैसे CH4 है ना? CH4 है, तो CH4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मतलब 4 है, 4 है। साइड एटम कितने हैं? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन में से साइड एटम को माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो लोन पेयर होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना है? साइड एटम कितने हैं? 4 - 4, तो लोन पेयर 0। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 5। साइड एटम, तो 5 - 2, तो लोन पेयर कितने हो गए? 3। तो लोन पेयर कितने हो गए? 3। PF5 हाइब्रिडाइजेशन 5, साइड एटम 5 - लोन पेयर। बात आई क्या समझ में? CH3+ हाइब्रिडाइजेशन 3, साइड एटम, और 3 - तो लोन पेयर 0। XeF6 हाइब्रिडाइजेशन और साइड एटम, तो लोन पेयर। CH3- हाइब्रिडाइजेशन, साइड एटम, लोन पेयर कितना? पक्का? तो यहां पर लोन पेयर कितना हो गया? 1। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, साइड एटम, यानी लोन पेयर 0। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। अगर साइड एटम ऑक्सीजन होगा, अगर साइड एटम ऑक्सीजन होगा, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में एज अ साइड एटम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। सुनना, अगर साइड एटम
ऑक्सीजन होगा, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में हम साइड एटम काउंट नहीं करेंगे। और अगर लोन पेयर काउंट करना है तो सभी, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे फ्लोरीन हो, XYZ कोई भी हो, सभी को हम साइड एटम काउंट करेंगे। आई क्या बात समझ में? पक्का? तो फिर इसमें बताओ कितने लोन पेयर? हाइब्रिडाइजेशन 2, साइड एटम यानी 2 - 2, हाइब्रिडाइजेशन 4, साइड एटम 4 यानी लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन साइड एटम लोन पेयर। आई क्या बात समझ में? पक्का? क्या यूज में लोगे? क्या? मैं अभी सारे पॉइंट लिखवाऊंगा। पहले क्या करना है तुम्हें, ट्रिक हेडिंग डाल के ये फॉर्मूला लिख लो। तेरी मर्जी पड़े जिस पेज में लिख, ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। और इसमें से कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल लिख लो, कुछ सेलेक्टेड, बाकी तो फिर अपन करते रहेंगे। मुझसे बोलेगा और कहीं से बोलेगा। किस पे बेस्ट? इसमें सारे एग्जांपल मत लिखना, कुछ सिलेक्टेड लिख लेना बस, जो भी तुम्हें टफ लग रहे हो वो। मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए बोर्ड पे, उस साइड नहीं लिख सकते ना? हाँ, ये फॉर्मूला है ट्रिक का, फॉर्मूला है ना ये, इससे ही तो कराया अपन ने। अच्छा, नहीं उतनी सी जगह से काम नहीं चलेगा। मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे आपको CH3- का स्ट्रक्चर बनाना है, देखना इधर ध्यान से, ठीक है। तो CH3- का स्ट्रक्चर बनाना है तो सिंपल स्ट्रक्चर जैसे हम बनाते हैं वैसे बनाना है। कैसे? कि भाई कार्बन है सेंट्रल एटम, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, तो 1 2 3 4, राइट। 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, राइट। बन गया स्ट्रक्चर। अब इसके बाद में आप देखो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है मतलब तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो गया? लोन पे। क्या हाइड्रोजन? वो अभी समझ में आ जाएगा, बस तेरे को थोड़ी सी देर में वो भी आ जाएगा। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसमें, वो डबल बॉन्ड हो, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो।
अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे आएंगे ना, तब उससे रिलेटेड सारे स्ट्रक्चर्स देख लेंगे। अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना यार। फिर अभी कोई पूछेगा सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ये कैसे बनता है, फिर मैं बोलूंगा आगे पढ़ेंगे, तो फिर वो सोचेगा कि बताइए क्यों, फिर ये सोचेगा कि मैंने पूछी थी इसलिए बताइए, पर बाकी सोचेंगे ये बताई क्यों, और फिर मैं भी सोचूंगा कि ये अभी बताई क्यों जब आगे बतानी थी तो। चलो अब अपन पॉइंट्स लिख लेते हैं। यहां पे हमने क्या किया, मैं यहां पे नोट लिख देता हूं कि फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। इफ साइड एटम इज, बोलते हुए चलो, इफ साइड एटम इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन then doesn't consider as a side atom, तो हमें ऑक्सीजन को साइड एटम कंसीडर नहीं करना है। कब? जब हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें, राइट। और सेकंड नोट इसके अंदर, नोट 2, कि लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लोन पेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन माइनस साइड एटम, राइट। और अगर हम लोन पेयर काउंट करें तो उसमें ऑक्सीजन को भी साइड एटम कंसीडर करें। इफ काउंट लोन पेयर, इफ काउंट लोन पेयर, देन ऑक्सीजन is considered as a side atom, तब ऑक्सीजन को भी साइड एटम कंसीडर करें। क्या? अब वो तो वो लिख दिया ना मैंने वहां पे, प्लस माइनस सी। फिर हाँ अपने हिसाब से कर लिया करो तो। हाँ तो कर देना बंद। हाँ भाई क्या है, आपस में लड़ाई नहीं हो, वो वाली बात है। ये तो क्या है कि अभी की उम्र ऐसी है कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाए। हाँ कलयुग तो है ही सही, पर उम्र का भी फैक्टर। अच्छा डन। चलो मैंने बोला था सेलेक्टेड लिखने, ये सब एग्जांपल बाद में अपन करेंगे। वो नोट ही मान ले यार, इरेज हो गया तो। कौन कौन लड़ा था? चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। इधर देखना ध्यान से, किससे करना है मेरे को फाइनली ये बता दो, ट्रिक से या स्ट्रक्चर से। मैंने दोनों आपको बता दिए हैं, आपको जो सूटेबल रहे अपन उससे कर लेंगे। किससे करना है, ट्रिक से या फिर स्ट्रक्चर से? दोनों से नहीं होगा, होगा एक सही। ट्रिक्स, ट्रिक से कितने फेवर में, और स्ट्रक्चर से? अबे एक क्या है रे, दोनों में हाथ खड़े कर देते हो। अबे तो मेरे को भी तो यहाँ बताना पड़ेगा ना। चलो इधर देखना,
जैसे यहां पे मैंने लिखा NH2 माइनस, देखना एक बार इधर देखना, NH2 माइनस, मैं स्ट्रक्चर से सोल्व कर रहा हूं इसको। NH2 माइनस का हमसे पूछा है नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, तो 1 2 3 4 5, राइट। साइड एटम में 2 और हाइड्रोजन है तो यहां पे मैंने हाइड्रोजन को अटैच कर दिया, ठीक। अब यहां पर देखो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और चार्ज कितना आ रहा है? -1 आ रहा है, और -1 आ रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने और लगा दिया, इसके ऊपर क्या लगा दिया? माइनस, तो यहां पर क्या बन गया? 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, सम कितना हुआ? 4 का मतलब sp3, राइट। और ट्रिक से करना है तो डायरेक्ट हो जाएगा, ट्रिक से करना है तो 5 प्लस 2 -1 है तो +1 डिवाइड बाई 2, 4 का मतलब sp3। हाइब्रिडाइजेशन है 4, साइड एटम कितने हैं? 2, यानी जो लोन पेयर है वो कितने हो गए? 2। ठीक है, अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, इसके आगे आप देख लेना जैसे भी करना है। अभी क्वेश्चंस इसके अंदर अपन 20-25 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन कब करेंगे? जब हम इनकी ज्योमेट्री भी पढ़ लें। ज्योमेट्री पढ़ने के बाद में फिर उस क्वेश्चंस पे हम अप्रोच करेंगे, ताकि सब कुछ एक साथ हो जाए। जैसे NH2 माइनस हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लिया, लोन पेयर कैलकुलेट कर लिया, फिर साथ के साथ पूछा कि इसकी शेप बताइए, तो शेप भी हमने बता दी, प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा वो भी सारा एक साथ डिटेल अपन बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब आते हैं अपन ज्योमेट्री पे। ये लिख लिया सबने? चलो आगे बढ़ते हैं, और बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना, ये ज्योमेट्रीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल 2 या 3 क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से पूछे जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन, इतिहास गवाह है। चाहो तो एक्सरसाइज 2 देख लेना, 2 या 3 क्वेश्चन यानी 15 नंबर। चलो इधर देखना आप ध्यान से, बिल्कुल बातें मत करना, और ये जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ये सब समझ लेना ध्यान से। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की जगह लिखेंगे रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलो इधर ध्यान से देखते हुए चलना। फर्स्ट केस में यहां पे ले रहा हूं sp हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट कौन सा है? sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन है तो sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, जैसे अभी CO2 का हमने स्ट्रक्चर बनाया है ना, CO2 में हमने कैलकुलेट किया कि CO2 में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, राइट। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं, BeCl2। BeCl2 में बताओ क्या होगा? बोलो, sp होगा। क्यों? 2 + 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। तो अगर BeCl2 की बात करते हैं तो BeCl2 का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, BeCl, इधर देख लेना आप बिल्कुल ध्यान से, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, आगे वाले इसी पे बेस्ड होंगे। जैसे मान लो कि आपसे बोला जाए कि BeCl2 का स्ट्रक्चर बनाइए, तो कोई हो सकता है ऐसा बनाए, राइट, कोई हो सकता है ऐसा बनाए। जैसे कि अभी तक आप क्या कर रहे थे कि रेंडमली एटम्स को अरेंज करते हुए जा रहे थे, क्योंकि हमें वही करना था, क्योंकि आगे पढ़ेंगे तब मालूम चलेगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनानी है। और हो सकता है कोई ऐसा बनाए, ठीक है। ये 3 टाइप की पॉसिबिलिटी है, थोड़ा एंगल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेजरली ये 3 टाइप की पॉसिबिलिटी, कि कोई ऐसा बना सकता है, कोई ऐसा बना सकता है, और कोई ऐसा बना सकता है। अब बात आती है कि सर तीनों में से कौन सा स्ट्रक्चर सबसे परफेक्ट होगा, राइट। तो हम देखते हैं किसमें परफेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए BeCl2 है ना, BeCl2 के अंदर ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है।
अब कोवलेंट बॉन्ड यहां पर भी बना हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड यहां पर भी बना हुआ है, और आपको यह बात मालूम है कि कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो बॉन्ड बनता किससे है? इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से। तो यहां पर कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, यहां पर कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है तो इलेक्ट्रॉन यहां पर भी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन यहां पर भी प्रेजेंट है, और अगर आपको कोई सी भी स्टेबल स्ट्रक्चर बनानी है या कोई भी कंपाउंड बनाना है तो उस कंपाउंड के अंदर रिपल्शन को मिनिमाइज करना होता है, क्योंकि रिपल्शन जितना कम होगा अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बनने वाला कंपाउंड स्टेबल होगा। तो यहां पर ये जो बॉन्ड्स हैं, जिन बॉन्ड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर रिपल्शन मिनिमम हो जाए। जैसे मान लो कि कोई शरारती बच्चा होता है, ठीक है, अब शरारती बच्चा होता है तो अगर उसको बीच में बिठा दिया तो वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करेगा, तो उस शरारती बच्चे को कहां बिठा दिया जाता है? लास्ट में, कॉर्नर में बिठा दिया जाता है ना, ताकि तो चुपचाप बैठ जा, किसी को कोई डिस्टरबेंस। भैया अकेला किसको डिस्टर्ब करेगा? दीवार के सिर मारेगा। तो वही बात यहां पर है कि अगर उस शरारती बच्चों को दूर कर दिया जाए तो मतलब क्लास बिल्कुल नॉर्मल अच्छे से फ्लो में चल सकती है। ठीक इसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो इन दोनों को इतना दूर दूर भेज दिया जाए कि दूर दूर भेजने पर दोनों के बीच का जो रिपल्शन है वो कैसा हो जाए? सबसे कम हो जाए। अब यहां पे देखो, यहां पे एंगल कितना है? 90, दोनों पास पास है। यहां पे एंगल कितना है? 120, थोड़ा दूर है। यहां पे एंगल कितना है? 180, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। अगर इसके आगे हम बढ़ेंगे तो वापस इधर आ जाएगा, यानी वापस कितना हो गया? 120। तो आप इन सबको देख के बताओ कि कौन सी मिनिमम रिपल्शन स्टेट होगी? 90, 120, 180। 180 होगी, और 180 होगी तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आपको स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाना पड़ेगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे CO2 का कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा था, कोई ऐसा बना रहा था, कोई ऐसा बना रहा था, और कोई ऐसा बना रहा था। मोस्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर, इसको 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, इसको 3 बोल दें, इसको 4 बोल दें, कौन सी होगी? क्योंकि यहां पर ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, और मैक्सिमम डिस्टेंस पे है तो स्ट्रक्चर वही बनेगी जिसके अंदर मिनिमम रिपल्शन होगा। मिनिमम रिपल्शन वाली स्ट्रक्चर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कोई डाउट इसमें? नो डाउट, श्योर। चलो तो अब हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। हमारे सामने कोई सा भी कंपाउंड आ जाए, कोई सा भी हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, हम देख के बता देंगे कि उसका शेप, उसकी जो रेगुलर ज्योमेट्री है वो क्या होगी। sp हाइब्रिडाइजेशन है तो sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक तो होगा s, है ना, और दूसरा p। x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, डजंट मैटर, लेकिन एक s होगा और एक p होगा, राइट। जैसे मान लीजिए BeCl2 का अभी हमने स्ट्रक्चर देखा, तो परफेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा होगा? ये वाला, है ना। ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री। और अगर इन सभी एटम्स को एक लाइन में ऐसे ज्वाइन कर दिया जाए, तो क्या बन रहा है? एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्या बन रहा है? एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो अगर कहीं पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बनने वाले मॉलिक्यूल या कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होगा, जो उसकी ज्योमेट्री होगी, वो कौन सी होगी? लीनियर। आई क्या बात समझ में? पक्का, श्योर, कोई डाउट? sp हाइब्रिडाइजेशन तो रेगुलर ज्योमेट्री, sp हाइब्रिडाइजेशन तो रेगुलर ज्योमेट्री। CO2 कैसा होगा? पक्का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यही कॉन्सेप्ट सब जगह यूज में लेंगे, और आप ये मान के चलो कि कोई भी अगर स्ट्रक्चर बनी हुई होगी तो वो स्ट्रक्चर इसी के बेस पर बनी हुई होगी कि मिनिमम रिपल्शन की पोजीशन वहां पर प्रेजेंट होगी। ठीक है, चलो सेकंड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। sp2 होगा तो एक तो s होगा, दूसरा px py, राइट, या फिर px pz, मतलब दो होंगे s और p, राइट। अब जैसे यहां पे देखो ध्यान से, sp हाइब्रिडाइजेशन है, कितने ऑर्बिटल्स हैं? 2। अरे हाँ या ना?
अब sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 ऑर्बिटल्स हैं, तो यहां पर देखो बेरिलियम ने लाइंस भी कितनी बनाई, 2 2। तो जितना हाइब्रिडाइजेशन होगा उतने ही बॉन्ड बनेंगे, जितना हाइब्रिडाइजेशन होगा उतने ही बॉन्ड बनेंगे, जितना हाइब्रिडाइजेशन होगा उतने ही बॉन्ड बनेंगे। अब sp2 है तो कितने ऑर्बिटल हुए, 3, और 3 ऑर्बिटल हुए तो कितने बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स बनेंगे। अरे हाँ या ना। अब 3 बॉन्ड्स बनेंगे तो जैसे मान लो कि मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं BCl3 का, BCl3 में फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ, बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 3 3, अरे 3, और साइड एटम कितने, 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं बोरोन, राइट, यहां पर मैंने लिखा क्लोरीन, यहां पर मैंने लिखा क्लोरीन, और यहां पर मैंने लिखा क्लोरीन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, आप बोलोगे कि बोरोन के तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले गए तो sp2 हो गया, हो गया। अब अगर हमसे पूछा जाए कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अंदर 3 लाइंस है, तो इन 3 लाइंस के बीच का एंगल कितना होगा, 120 होगा, पक्का, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 360। अब 360 होता है तो जैसे मान लो कि ये वाला एंगल है 120, ये वाला एंगल है 120, और ये वाला एंगल है 120। अगर इसको हम थोड़ा सा भी चेंज करने की कोशिश करें ना, लाइक इसको 110 कर दिया, इसको 110 कर दिया, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा, 130। अब 130 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों तो पास पास हो गए, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा, ये दूर दूर हो गए तो इनके बीच में रिपल्शन कम। अगर 110 किया तो 10 करने पर क्या हुआ, पास पास आए, पास पास आए तो रिपल्शन ज्यादा, यहां पर रिपल्शन कम, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर की सिमेट्री तो खराब हो रही है, कहीं रिपल्शन ज्यादा कहीं रिपल्शन कम, जबकि स्ट्रक्चर ऐसा बनना चाहिए कि सभी के अंदर एक तो इक्वल रिपल्शन हो और सभी के अंदर मिनिमम रिपल्शन हो। तो ये आइडियल पोजीशन आपको किसमें मिलती है, 120 डिग्री में। तो 120 डिग्री में ये आइडियल पोजीशन मिलती है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वहां पर बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120। कैसे होता है ये बात आ गई समझ में। अब अगर इन तीनों एटम्स को हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से, क्या बना, ट्राइंगल बना, ट्राइंगल बना, अरे बना ना, इनको ज्वाइन किया ना हमने, इसको इसके इसके इससे, तो पूरा का पूरा एक क्या हो गया, और ट्राइंगल हो गया। तो जहां पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां पर शेप होगा ट्राइंगल शेप। कैसा शेप होगा, ट्राइंगल, और इसको बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए 120 डिग्री के कितने एंगल होंगे, कितने एंगल होंगे, 3, सामने नजर आ रहे हैं, 120 डिग्री के कितने एंगल हैं, 3। क्लियर है, कोई डाउट, श्योर। इससे आगे बढ़ते हैं, थर्ड, और थर्ड है sp3, sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहां पर कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, यही होंगे। जैसे मान लो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था CH4, देखा था CH4, CH4 का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, तो CH4 का स्ट्रक्चर कैसा आया था, अरे कैसा आया था, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल आया था, और ये वाला बॉन्ड एंगल कितना था, 109.28 मिनट, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है टेट्राहेड्रल। तो अगर कहीं पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वहां पर बनने वाला स्ट्रक्चर कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया sp3 वाला, एक स्ट्रक्चर बनाया sp2 वाला, उसके पहले बनाया sp का, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि sp का स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा, तो आप बोलोगे एक तो एस है और एक px है, एक लाइन है, प्लेन में ही होगी, होगी। अगर sp2 का बोला जाए, प्लेनर होगा, क्यों, एक तो s कोई लेना देना नहीं है, दूसरा px py, राइट। तो अगर कोई भी स्ट्रक्चर बना तो कौन से प्लेन में होगा, सेम प्लेन, मतलब xy प्लेन में, किस प्लेन में, xy प्लेन में। नहीं आई क्या बात समझ में, क्या समझ में आई,
एक्स वाई प्लेन में होगा क्योंकि वहां पर कौन से ऑर्बिटल है, एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई, तो एस का तो कोई लेना देना। अब बात आती है एक्स और वाई है, इसका मतलब किस में होगा, एक्स वाई प्लेन में, फर्स्ट वाला एक्स प्लेन में, राइट। और यहां पर अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल की, तो यहां पर पी एक्स भी है, पी वाई भी है, पी जेड भी है, और एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस यहां पर प्रेजेंट है, तो बनने वाला स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होगा, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होगा और ये 3D में होगा। किसमें होगा, 3D में। 3D का मतलब 3 डायमेंशन है, एक्स वाई और जेड। बात आई समझ में। तो यहां पे मैंने जो टेट्राहेड्रल बनाया है इसको 2D में ना समझे, ये किसमें होगा, 3D में। क्लियर। अब ये जो टेट्राहेड्रल यहां पे बना है, इसके अंदर आपसे पूछा जाए कि 109 डिग्री 28 मिनट के कितने एंगल होंगे, चलो देखते हैं। चलो इधर देखना, विजुलाइज करना इसको ध्यान से, इसको विजुलाइज करना। ये ऐसा टेट्राहेड्रल होगा, ऐसा टेट्राहेड्रल होगा। यहां सामने देखना सब, इसको इधर देखना सब। अब यहां पर देखना ध्यान से कि ये पोजीशन तो ये वाली पोजीशन हो गई, ठीक है, ये पोजीशन ये वाली पोजीशन हो गई, ये वाली पोजीशन ये ऊपर वाली पोजीशन हो गई, और ये जो पोजीशन है मिड वाली, ये मिड वाली पोजीशन हो गई। ऐसा बनेगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब ऐसा टेट्राहेड्रल बना, तो टेट्राहेड्रल में आपसे पूछा जाए कि यहां पर 109.28 मिनट के कितने एंगल होंगे, तो सबसे पहली बात, एंगल का मतलब क्या होता है, दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है उसे एंगल कहते हैं। इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइंस, राइट। अब जैसे ये टू लाइंस है, 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 और ये टू लाइंस है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 109.28 मिनट के कितने एंगल होंगे, तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। आई बात समझ में। 109.28 मिनट के कितने एंगल, 1 2 3 4 5 6। सबको आ गया ना, वापस से समझ लेना, क्योंकि आगे ऐसे ही एंगल फाइंड आउट करने हैं। ये तो इजी इजी स्ट्रक्चर चल रही है, अभी sp3d sp3d2 पे आएंगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती ही जाएगी, तो उसमें एंगल फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। हालांकि सबको विजुअलाइज अपन कर लेंगे, लेकिन ये विजुअलाइज होने के बाद में एंगल काउंट हुए या नहीं हुए, सबसे हो गए पक्का। ये मारकर रखने के बाद में कोई पूछेगा तो नहीं कि सर वो 6 कैसे हुए थे। हो गए। तो चलो यहाँ पे 109.28 मिनट के कितने एंगल हो गए, एंगल हो गए 6, राइट। स्ट्रक्चर जो बना है टेट्राहेड्रल वो प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर, कैसा स्ट्रक्चर होगा, नॉन प्लेनर। क्लियर, छापो। हाँ अब बनाओगे ना तुम सही स्ट्रक्चर। हाँ निकालते थे। अब तुम्हें सब मालूम चल जाएगा कि किसका कैसा स्ट्रक्चर होगा। अब जैसे मान ले कि मैं बोलता हूं कि CO2 में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर, तो तू क्या करेगा, CO2 C डबल बॉन्ड ओ, कोई सा भी बनाओ ना। अरे तुम समझे नहीं बात को। पहले तुम बनाते थे, पहले क्यों बनाते थे कि जैसे मान ले मैंने बोला SF4, बोल दिया मैंने SF4। अब SF4 का तुमने स्ट्रक्चर बनाया, तुम तो कैसे भी जोड़ो, ऐसे ऐसे और एक यहाँ पे लगा दे, कर लिया सब कुछ तेरे कैलकुलेट। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d। अब तेरे को मालूम चल गया ना कि sp3d का स्ट्रक्चर क्या होगा।
तो अगर तेरे को इसका प्रॉपर अरेंजमेंट करना है तो वो भी कर सकता है, अगर इसका नाम पूछा जाए तो वो भी बता सकता है। अब पहले तो कैसे मालूम चलेगा, पहले तो अटैच ही करने पड़ेंगे ना। अभी रुक तो जाए यार, अभी सब धीरे धीरे आएंगे, अभी तो रेगुलर ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, फिर लोन पेड़ लगा के पढ़ेंगे। ऐसे थोड़ी ना है, अभी हाइब्रिडाइजेशन 5-6 दिन चलेगा। SF2 बनाएंगे, NH3 बनाएंगे, कोई सी भी स्ट्रक्चर आ जाए सब बना लेंगे, सब अपने बाएं हाथ का खेल है। ट्राइगोनल और ट्राइंगल दोनों सेम है। साइड में हमने प्लेनर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो XY प्लेन में है, इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर बोल दिया, बाकी दोनों स्ट्रक्चर सेम है। चलो डन। इसके बाद नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन होगा 4th नंबर, और उसका नाम होगा sp3d। कर दूं मैं इसको इरेज? लास्ट वाला नहीं, इसमें तो पूरा बोर्ड काम आएगा। इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस स्ट्रक्चर से मतलब प्रॉपर sp3d से अभी तक कम से भी कम 5-6 बार क्वेश्चन आ चुका है। चलो आज तो मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा इसमें, बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे। क्या? वो सब मैं मैनेज कर लूंगा। चलो इधर देखो, अच्छा sp3d में हमसे पूछा जाए कि कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम बोलेंगे एक तो होगा s p x, बात करते हैं तो आपने d ऑर्बिटल के बारे में पहले पढ़ा होगा कि d ऑर्बिटल 5 टाइप के होते हैं, राइट? 5 टाइप के कौन कौन से, कि जैसे मान एक्स वाई है, ये वाई जेड है, ये एक्स जेड है ना, जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं, ये एक्स और वाई है, इसको बोला जाता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये है डी जेड स्क्वायर, ये एक्सिस होती है जेड, राइट? और
ये वाले एक्स वाई, ये डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ठीक है। इस टाइप के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इनके भी मैं नाम लिख देता हूं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ठीक। अब यहां पर स्टार्टिंग वाले जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, इन 3 ऑर्बिटल्स को बोला जाता है बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है? बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल। बिटवीन द एक्सिस का मतलब क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स या जो भी लोब प्रेजेंट है वो कहां पर है? एक्सिस के बीच में। और इनको बोला जाता है अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल, अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया हमने? ऑर्बिटल्स के बेस पर। अगर एक्सिस के अलोंग है तो अलोंग द एक्सिस, और बिटवीन द एक्सिस है तो बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल्स, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे पढ़ना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। हाँ, ये डी वाले तो बना लो ताकि फिर नेक्स्ट टर्न पे डायरेक्ट समझाने का ही काम रहेगा। क्या टॉपिक इसमें मॉड्यूल में? क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं इसमें यार, तुम कैलकुलेट तो कर लोगे हाइब्रिडाइजेशन? चलो सबसे पहले तो होमवर्क नोट करो। ये डी ऑर्बिटल नोट कर लेना, तो नेक्स्ट टर्न पे बस फिर अपन यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। एक तो बिगनर बॉक्स 2 कितने पेज नंबर पे है? 59 पे। बिगनर बॉक्स 2 पूरा कंप्लीट सोल्व कर लेना, ठीक है। बिगनर बॉक्स 2 पेज नंबर 59, ठीक है। इसके बाद में एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक और उसके बाद में 35 से लेके 51 तक, 35 से 51 तक, ठीक है। और फिर हाइब्रिडाइजेशन के तो एक साथ ही दे देंगे, अभी वो कंप्लीट भी नहीं हुआ, बीच बीच में से थोड़े थोड़े से देंगे, उससे अच्छा है एक साथ ही दे देंगे। एक क्वेश्चन करना। अच्छा, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक सिग्मा पाई, तो आप बोलोगे कि केवल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि कैलकुलेट फॉर्मूले में अपन क्या करते हैं? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन करना, पेज नंबर 96, पेज नंबर 96 और क्वेश्चन नंबर 78। पेज नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 78। है? अब तूने ट्रिक से ही किया ना? तो ये तो आप मान के चलो कि ट्रिक थोड़ा टाइम आपका बचा रहा है। आप जैसे जैसे आप ये सोचो कि ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना? ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लगेगा, और इससे थोड़ा फास्ट हो जाएगा।
तो टाइम बचेगा ही सही तुम्हारा, बाकी वो आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एक क्वेश्चन और कर सकते हो यार। पेज नंबर 95, पेज नंबर 95 और क्वेश्चन नंबर 59। ये आज हमने 3 शेप पढ़ भी लिए। अबे क्या है ये 1 2 3? सिंपल बात है, आपसे पूछा है कि कौन लीनियर होगा, कौन लीनियर होगा? जिनके पास हाइब्रिडाइजेशन, जिनके पास हाइब्रिडाइजेशन एसपी होगा, वो सब कैसे होंगे? लीनियर। तो आपको यहां पे चेक करना है सभी स्पीशीज के अंदर की किन किन के ऊपर एसपी हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसके अंदर XCF2 भी है, XCF2 भी है, वो भी लीनियर होता है, वो आगे आएगा, वो आगे आ जाएगा। अभी नहीं, एक्सेप्शन नहीं, अभी वो अपन ने पढ़ा नहीं, वो अभी अपन ने पढ़ा नहीं, इसलिए क्या है कि मैं इसके क्वेश्चन नहीं करा रहा था क्योंकि आगे वाले भी इन्वॉल्व हो। क्या एक एक से एक से वही रहेगा वो तो। लेकिन ये क्या है कि इनके क्वेश्चन अपन बाद में ही करेंगे ओवरऑल, क्योंकि बीच बीच में ऐसे एग्जांपल फिट कर रखे हैं इन्होंने आगे वाले भी। बिगनर बॉक्स 2 नहीं 1 तो आयनिक बॉन्ड का है, तो आयनिक बॉन्ड अपन बाद में पढ़ेंगे। चलो इसके आगे फिर नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं। वो भी अभी पढ़ेंगे अपन।